हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़। आई होप कि पिछले वीडियो से आपके बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग क्लियर हो चुके हैं। अब हम फन पार्ट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स हमें हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि हमको लगता है कि डीपी का हर प्रॉब्लम यूनिक है और हमें उसे यूनिक तरीके से ही सोचना और सॉल्व करना है। बट ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द डीपी प्रॉब्लम जो आप इंटरव्यूज़ में या फिर किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में देखोगे वो एक्चुअल में 5 या 6 पैटर्न्स के अंदर ही लाई करते हैं। तो अगर हमें डीपी को मास्टर करना है तो हमें ये 5-6 पैटर्न्स अच्छे से पता होने चाहिए और फिर हम सिमिलर सोल्यूशन उन प्रॉब्लम्स पे लगा के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम यही तो करने वाले हैं। हम इन पैटर्न को अच्छे से समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन पैटर्न्स के ही एक डेरिवेशन है, राइट। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पैटर्न, 0-1 नैपसैक पैटर्न। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग ब्रूट फोर्स, जो कि एक इंट्यूटिव सोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद हम इस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे बाय अप्लाइंग मेमोराइजेशन, और फिर हम इसी प्रॉब्लम को टैबुलेशन के साथ भी सॉल्व करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि बेसिकली हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करके हम क्या पैटर्न देख पा रहे हैं इसमें, और फिर हम उस पैटर्न को एक्नॉलेज करेंगे। सिमिलर तरीके से हम और डिफरेंट प्रॉब्लम जो सेम पैटर्न में लाई करते हैं उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। गाइस, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करें, आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में हमें एक नैपसैक या एक बैग दिया गया है जिसकी एक कैपेसिटी दी गई है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें बोला है कि इस बैग की कैपेसिटी है 5 kg। फिर हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं और हर आइटम का एक प्राइस या फिर प्रॉफिट कह लो और उसका एक वेट है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में एप्पल का प्राइस है 4 और उसका वेट है 2 kg। सिमिलरली वाटरमेलन का प्राइस है 7 और वेट है 4 kg। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता है कि आपको इन आइटम को सिलेक्ट करना है और इस बैग में डालना है सच दैट कि इस बैग की कैपेसिटी जो है वो ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए और जो भी प्राइस बनेगा इस बैग में डालने के बाद वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और एक और कैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक आइटम को एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बार एप्पल सिलेक्ट करके बैग में डाल दिया तो आप वापस से एक और एप्पल नहीं डाल सकते इसके अंदर, ठीक है। तो हर आइटम की क्वांटिटी एक ही है। तो चलो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हैं सच दैट कि हमारे आइटम का टोटल वेट नैपसैक की कैपेसिटी दैट इज़ 5 kg से ज़्यादा ना हो। और फिर हम उन सारे कॉम्बिनेशन को इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस से डिराइव कर पा रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं एक एप्पल और एक ऑरेंज लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, 4 + 5 9, और वेट कितना होगा, 2 + 3 5, राइट। सो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मेरे पास 9 का प्रॉफिट बनेगा। और वैसे अगर मैं एप्पल और बनाना का लूँगा तो मेरा 7 का प्रॉफिट बनेगा और वेट 3 kg रहेगा। और ऑरेंज और बनाना का लूँगा तो 8 का प्रॉफिट रहेगा, और वाटरमेलन और बनाना का लूँगा तो 10 का प्रॉफिट रहेगा, राइट। और इसके अलावा मैं कोई और कॉम्बिनेशन लूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल ऑरेंज या फिर वाटरमेलन लेता हूँ तो इसका जो टोटल वेट है 3 + 5 7, वो तो वैसे ही नैपसैक की कैपेसिटी से बाहर जा रहा है तो वो हम कॉम्बिनेशन ले ही नहीं सकते। तो यही वो 4 कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें वेट 5 kg से कम है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम कौन से कॉम्बिनेशन से डिराइव कर पा रहे हैं, वो है वाटरमेलन और बनाना। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। माने कि ये वाटरमेलन और बनाना अगर मैं अपने नैपसैक में डालूंगा तो मैं कैपेसिटी भी ओवरफ्लो नहीं करूंगा और मैं मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर पाऊंगा। तो अगर मैं 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को समराइज़ करूं तो इसमें हमें एक नैपसैक दिया गया है जिसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, और हमको 2 अरे दिए गए आइटम्स के, एक जो हमें हर आइटम का प्रॉफिट बताता है और दूसरा जो हर आइटम का हमें वेट बताता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे आइटम सिलेक्ट करना है इस अरे में से सच दैट कि उनका टोटल वेट इस कैपेसिटी से कम रहे और हम मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकें। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं वापस आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आप हर आइटम को एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक बार एप्पल सिलेक्ट कर दिया और नैपसैक में डाल दिया तो आपके पास दूसरा एप्पल नहीं है वापस से नैपसैक में डालने के लिए। तो इस लाइन पे आप ज़रा ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे पैटर्न का क्रक्स है। सो विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। फ्रेंड्स,
चलो इस 01 नैपसैक प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम अपना सबसे पहला स्टेप लेते हैं टू कम अप विद द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। फॉर दैट आई हैव टेकन अ न्यू एग्जांपल जिसमें हमें एक 7 kg का नैपसैक दिया गया है और हमको 4 आइटम्स दिए गए हैं A, B, C, D विद द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड वेट्स। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा कि आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई करो, राइट? आप कभी A को लो, B को मत लो, कभी C को लो, D को मत लो, या जो भी है बेसिकली हर आइटम का कॉम्बिनेशन ट्राई करो सच दैट कि जो भी हमारा वेट टोटल वेट आता है उन आइटम्स का वो 7 kg की कैपेसिटी से कम रहे। इक्वल भी रह सकता है या फिर कम भी रह सकता है। और जिस भी कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ योर आंसर। तो इसमें क्या सोचना है, राइट? ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू ट्राई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड इन विच एवर combination you are getting the weight less than or equal to 7 kg and the profit is maximum, that is your answer. So guys, अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है, हमारे पास चारों आइटम्स है सिलेक्ट करने के लिए A, B, C एंड D, और हमने अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है वो 0 होगा और वेट भी हमारा 0 है। अब मैं सबसे पहला आइटम देखूंगा A। उसके बाद उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं ए को सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं ए को स्किप कर सकता हूँ, राइट? अगर मैंने ए को सिलेक्ट कर दिया तो मेरे पास सिलेक्टेड में ए आ जाएगा और फिर जो उसका प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट था 1, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और जो वेट है वो भी ऐड हो जाएगा 1, राइट? बट अगर मैं ए को स्किप करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्टेड में कुछ नहीं रहेगा और मेरा प्रॉफिट और वेट पहले के जैसे 0 ही रहेगा। बट एक बार मैंने ए को देख लिया, मैं वापस से ए को नहीं देख सकता क्योंकि ये 01 नैपसैक प्रॉब्लम है, राइट? या तो आप एक आइटम को ले सकते हो या तो नहीं ले सकते हो, राइट? और एक बार आपने ए को ले लिया तो आप वापस से ए को नहीं ले सकते हो। सो इन एनी केस या तो मैं सिलेक्ट करूँ या तो स्किप करूँ। मैंने एक बार ए को देख लिया तो अब मैं नेक्स्ट आइटम को देखूँगा B, C, D, राइट? B, C, D। सो ये हमारे रिमेनिंग आइटम्स हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड आइटम B। अब मेरे पास अगर लेट से मैंने ए को सिलेक्ट किया था और अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं या तो बी को सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो बी को सिलेक्ट नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सिलेक्टेड में हो जाएगा ए बी, और जो मेरा प्रॉफिट है उसमें बी का प्रॉफिट 6 वो ऐड हो जाएगा, तो 1 + 6 7, और जो उसका वेट है वो भी तो ऐड होगा। तो पहले जो मेरा 1 था उसमें 2 ऐड हो गया तो 3। सो अगर मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा 7, वेट हो जाएगा 3। बट इन केस मैं बी को स्किप करता हूँ तो अगेन मेरे पास पहले से सिलेक्टेड ए तो था ही, बट इस समय मैंने बी को सिलेक्ट नहीं किया तो जो मेरा प्रॉफिट और वेट है वो जो पहले सिलेक्ट ए करने पे रहा था वही रह जाएगा। तो सिमिलरली अब मैं अगर नेक्स्ट देखूँ आइटम सी, अगेन आई हैव 2 ऑप्शंस। मैं या तो उसको सिलेक्ट करके नैपसैक में डाल सकता हूँ या तो सिलेक्ट कर या फिर उसको स्किप कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं सारे आइटम्स को देख लूँगा, या तो मैं उसको नैपसैक में ऐड करूँगा या तो नैपसैक में नहीं ऐड करूँगा। तो जब मैंने सारे आइटम्स देख लिए तो मेरे पास जो भी आइटम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा उसका मुझे प्रॉफिट और वेट देखना है। तो हमारा पहली बात तो वेट 7 kg से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन ही है। बट अगर हमारा वेट 7 या 7 से कम है तो हमको देखना है कि मेरे सारे आइटम सिलेक्ट करने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वही तो मेरा आंसर होगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर ट्री को हम एंड तक नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास नेक्स्ट आइटम को या तो सिलेक्ट करना है या तो सिलेक्ट नहीं करना है, और एंड में जब हम सारे आइटम्स देख लेंगे तो जिस भी कॉम्बिनेशन में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। गाइज, 01 नैपसैक प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट का अरे दिया गया होगा, तो इसको मैं P से डिनोट करता हूँ, और एक वेट का अरे भी दिया गया होगा तो मैं उसे W से डिनोट करता हूँ। फिर हमें नैपसैक की कैपेसिटी दी गई होगी जिसको मैं C से डिनोट करता हूँ, ठीक है? तो अगर मेरे को इसका रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा? तो पहली बात तो हम इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम प्रॉफिट में, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट, और अभी मैं इस रिकर्सिव फंक्शन का नाम नैपसैक के रख रहा हूँ, ठीक है? और जैसे कि हमने देखा हमको प्रॉफिट का अरे दिया जाएगा, वेट का अरे दिया जाएगा, फिर अभी कैपेसिटी की जगह मैं रिमेनिंग कैपेसिटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर ईज ऑफ इट। लाइक कैपेसिटी अगर 7 kg है और अगर लेट्स से मैंने कोई आइटम B अपने नैपसैक में डाल दिया है तो उसका तो वेट है 2, राइट? तो अभी मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी हो जाएगी 5 kg। तो
ये रिमेनिंग कैपेसिटी मैं अपने फंक्शन में एज अ पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कैपेसिटी। तो ये ईजी होगा, आपको आगे समझेगा। और नेक्स्ट आई मतलब इंडेक्स। तो इंडेक्स मतलब कि ये 4 आइटम में से अब मैं कौन से इंडेक्स के आइटम को देख रहा हूँ, मैं किस पे ये डिसीजन लेने वाला हूँ कि ये आइटम लेना है या नहीं लेना है। तो दिस आई बेसिकली डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ द आइटम। तो अपन देख लेते हैं अभी। सबसे पहले इस रिकर्सिव फंक्शन लिखने से पहले मैं इसकी बेस कंडीशन लिख देता हूँ कि भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी ही 0 या उससे कम है, राइट, और मैंने सारे आइटम्स ऑलरेडी देख लिए हैं कि आई लेट्स से इक्वल टू पी डॉट लेंथ, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो रही है तो इसका मतलब मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है ना सिलेक्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो मैं सीधा सीधा इसमें रिटर्न 0 कर दूंगा कि भाई मैं कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता इसमें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास कुछ कैपेसिटी भी है और मेरे पास कुछ आइटम भी है देखने के लिए, तो इन दैट केस मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो अगर लेट्स से मैं ये कोई आइटम है, ठीक है, आइटम है ये जो ith इंडेक्स से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे कुछ सिलेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, कि इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या प्रॉफिट मिला था। और या तो फिर इसको मैं स्किप करूँगा तो मेरे को कुछ स्किप प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो उसके बाद इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा तो वही तो हमको इंटरेस्टेड है ना, हम उसी में तो इंटरेस्टेड है कि भाई सिलेक्ट करने पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है या फिर स्किप करने पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो भी उसका मैक्स होगा वो हमें रिटर्न होगा। तो चलो इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सिलेक्ट प्रॉफिट वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई सिलेक्ट प्रॉफिट इनिशियली 0 रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं सिलेक्ट तो तभी कर सकता हूँ ना उस आइटम को अगर मेरे उसका जो वेट है वो हमारे रिमेनिंग कैपेसिटी से के इक्वल या फिर कम है, वरना मैं उसे सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि भाई वेट ऑफ आई इंडेक्स इफ़ इट इज़ लेस दैन इक्वल टू द रिमेनिंग कैपेसिटी, तब तो हम ये सिलेक्ट प्रॉफिट लिख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि भाई सिलेक्ट प्रॉफिट विल बी, क्योंकि अब मैंने उस आइटम को सिलेक्ट कर लिया है, राइट, तो मेरे को उसका प्रॉफिट तो जोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑफ आई प्लस, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे को नेक्स्ट आइटम की ओर बढ़ना है, राइट। तो मैं वापस से रिकर्सिव फंक्शन लिख लेता हूँ कि भाई नैपसैक, और वापस से वही वेरिएबल्स डालूंगा पी डब्ल्यू, बट अब मेरी जो रिमेनिंग कैपेसिटी है दैट विल बी रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस डब्ल्यू ऑफ आई, जो भी आई आइटम का वेट है उतने से कम हो जाएगी, और फिर मेरे को नेक्स्ट आइटम देखना है, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा सिलेक्ट प्रॉफिट। बट ये मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया, अब मेरे को अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा ये भी तो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं करता हूँ इंट स्किप प्रॉफिट, राइट। और क्योंकि मैंने इसको स्किप किया है तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट जोड़ने नहीं वाला मैं, अब सीधा सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखूंगा मैं, राइट, नेक्स्ट आइटम की ओर। तो उसके लिए वापस से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूँगा, प्रॉफिट वही रहेगा, वेट अरे वही रहेगा, रिमेनिंग कैपेसिटी वही रहेगी क्योंकि मैंने इस आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है, बस आइटम अब मैं नेक्स्ट आइटम देखने वाला हूँ, तो इसलिए इंडेक्स बढ़ा के भेजूँगा। अब जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम प्रॉफिट देगा मुझे वो ही तो मेरा आंसर होगा। तो रिटर्न मैक्स ऑफ सिलेक्ट प्रॉफिट कॉमा skip profit, right? So this will be the recursive code of my brute force solution. So अगर हम इस brute force solution की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो कितनी होगी। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैं हर आइटम पे 2 चॉइसेस है मेरे पास, या तो मैं उसे सिलेक्ट करूँ या तो मैं उसे स्किप करूँ। आइदर वेज जब मैं नेक्स्ट आइटम देखता हूँ तो अगेन आई हैव द सेम चॉइस कि भाई मैं उसको या तो सिलेक्ट करूँ या तो मैं स्किप करूँ। सो ऐसे ही अगर मेरे पास n आइटम्स हैं तो मेरे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी O ऑफ 2 to the power n। द रीज़न बीइंग कि मैं सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राइट। और अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वैसे तो मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्पेस यूज़ होगी वो इस रिकर्शन के वजह से ही यूज़ होगी। तो जितना बड़ा मेरा रिकर्सिव स्टैक होगा उतनी ही मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और मेरा रिकर्सिव स्टैक कितना बड़ा होगा, तो ये जितने भी आइटम्स हैं इस हमारे पास उतना ही बड़ा रिकर्सिव स्टैक होगा, क्योंकि हम हर आइटम सिलेक्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आइटम पे रिकर्सिव स्टैक कॉल करते हैं। तो ये इंडेक्स हमारा आगे आगे बढ़ता है और मैक्सिमम वो n लेंथ तक ही जा सकता है। सो मेरा रिकर्सिव स्टैक होगा n लेंथ का,
सो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n. Obviously this exponential time complexity is very very bad and we need to optimize. तो गाइज अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ऑप्टिमल सोल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम, राइट. यहाँ पे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. सो वी कैन से राइट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है. और गाइज अगर हम इस प्रॉब्लम के रिकर्सिव कॉल्स की ओर देखें तो हम जहाँ पे भी रिकर्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट का अरे और वेट का अरे तो सेम ही रहने वाला है, बस रिमेनिंग कैपेसिटी और जो इंडेक्स आइटम का वही चेंज हो रहा है. तो हम सिर्फ रिमेनिंग कैपेसिटी और इंडेक्स की ओर देखते हैं, ठीक है. तो इनिशियली तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी फुल 7 kg है और हम जीरोथ इंडेक्स यानी आइटम ए की ओर देख रहे हैं. फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे या तो हम इसे स्किप करेंगे. अगर हमको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 kg, क्योंकि 1 kg ए का उसने यूज़ कर लिया है. और फिर अगर हम उसको स्किप करते हैं तो हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी 7 ही रहने वाला है. बट इन आइदर केस अब हम नेक्स्ट आइटम को देखेंगे दैट इज़ एट इंडेक्स 1 विच इज़ आइटम बी. सो इसी तरीके से हम सारा रिकर्शन कॉल किए जा रहे हैं. हर पॉइंट पे हम या तो कोई आइटम को सिलेक्ट करते हैं उस इंडेक्स के, या तो उसे स्किप करते हैं और फिर हम नेक्स्ट आइटम की ओर देखते हैं. सो दिस इज़ द रिकर्सिव कॉल ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये जो प्रॉब्लम है 4 रिमेनिंग कैपेसिटी 4 और इंडेक्स 3, राइट, ये हम सॉल्व इधर हमने कर दिया है. फिर भी हमको वापस से यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ रहा है. और ऐसे ही बहुत से इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे हम सेम ही सब प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इधर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी हैं. और जैसे कि हमने इंट्रो टू डीपी वीडियो में देखा था, किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उस प्रॉब्लम पे हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई डीपी हेयर. गाइस बेसिकली हम ये जो सब प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कर रहे हैं इसको हमें अवॉइड करना है बाय अप्लाइंग डीपी. तो हम सबसे पहला मेथड देख लेते हैं मेमोराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम उसका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं ताकि अगली बार अगर हम सेम सब प्रॉब्लम इनकाउंटर करें तो हम उसको वापस से सॉल्व ना करें बल्कि स्टोर्ड रिजल्ट को डायरेक्टली रीयूज़ कर लें, ठीक है. तो मैं सबसे पहले एक डीपी का वेरिएबल बना लेता हूँ जहाँ पे हम स्टोर करेंगे सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन. तो ये 2D अरे होगा क्योंकि हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी और इंडेक्स यही तो दो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं. तो न्यू इंटीजर और इसकी लेंथ होगी जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं जो कि होंगे पी डॉट लेंथ, और दूसरा होगा जितनी भी हमारी कैपेसिटी है तो वो 0 से भी हम काउंट करें इसलिए C+1, ठीक है. अब जब भी मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, तो मैं पहले देख लूँगा कि भाई मैंने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर लिया पहले से ही. तो क्या था आई और RC ये इंडेक्स और इस रिमेनिंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम कहीं मैंने पहले से सॉल्व तो नहीं कर दिया. अगर मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ तो ऑब्वियसली ये नल नहीं रहने वाला है, राइट. तो मैं सीधा सीधा उसको रिटर्न कर सकता हूँ कि भाई मैं ये सॉल्व कर चुका हूँ तो सीधा सीधा ये रिज़ल्ट ले लो, यूज़ कर लो इसे, राइट. बट अगर ऐसा नहीं है, राइट, ये नल ही है, मतलब ये पहली बार हमने सब प्रॉब्लम देखा है लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसका रिजल्ट जो भी है वो अपन स्टोर करके रख लेंगे कि भाई हाँ इस इंडेक्स और इस रिमेनिंग कैपेसिटी के लिए ये आंसर है, और फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई एंड रिमेनिंग कैपेसिटी, राइट. सो अगली बार अगर हम सेम प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं जैसे यहाँ पे, तो हमारे लिए ये नल नहीं रहेगा, हम सीधा सीधा उसका रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, तो हमें ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो दैट्स हाउ वी विल ऑप्टिमाइज दिस. सो गाइज व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सोल्यूशन, राइट. सो अगर आप देखो तो हम हर सब प्रॉब्लम को एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं, राइट. और हर सब प्रॉब्लम में अगर मेरे पास मैं रिज़ल्ट यूज़ कर रहा हूँ सब प्रॉब्लम का, तो मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर उसको स्टोर करके रिटर्न कर रहा हूँ. तो ये सब O(1) ऑपरेशन है, राइट. तो बेसिकली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जितने भी हमारे पास सब प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे पास सब प्रॉब्लम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स और इनटू द कैपेसिटी, राइट, इतने सब प्रॉब्लम्स हैं. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली n नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कैपेसिटी, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, राइट.
तो आप देख रहे हो जो हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था वहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन लगा के इसको घटा के सीधा O ऑफ एन सी कर दिया है, राइट। अब अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो पहली बात यहाँ पे रिकर्शन है, तो रिकर्सिव स्टैक की जो भी स्पेस यूज़ होगी वो तो हमको कैलकुलेट करनी है। तो रिकर्सिव लेंथ रिकर्सिव स्टैक की लेंथ कितनी होगी, तो हम रिकर्शन कब तक कॉल कर रहे हैं, जब तक सारे आइटम्स एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, राइट। i+1 करते करते तो ऑब्वियसली जितने भी आइटम्स है उतना ही रिकर्सिव स्टैक का लेंथ होगा। तो O ऑफ n वो हम पहले लिख लेते हैं, प्लस इसके अलावा हमने एक DP का 2D अरे भी तो बनाया है, तो वो भी तो कुछ ले रहा है ना स्पेस, तो वो कितनी स्पेस ले रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कैपेसिटी, तो हम लिख देते हैं NC। सो दिस विल बी O ऑफ NC ओनली। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यार हमने ये DP का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझा, राइट। और उसके बाद हमने एकदम नाइव मतलब एकदम सिंपल सोल्यूशन सोचा कि भाई मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना, तो मैं सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगा और जिस भी कॉम्बिनेशन में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें कुछ हमने ज़्यादा सोचा नहीं, राइट। तो ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचना बहुत ईजी था। हमने उसका कोड लिखा और एक बार हमने कोड लिखा तो हमको थोड़ा बहुत ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो भी प्रॉब्लम है उसका जो भी सोल्यूशन है वो तो उसके सब प्रॉब्लम से आ रहा है, राइट। और ऐसे सब प्रॉब्लम्स तो हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज़ एन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो यार सीधा सीधा हमने 2-3 लाइन ऐड की इस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में और उसको मेमोराइज़ कर दिया। मेमोराइज़ कर दिया मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी ग्रीन में लिखी हुई लाइन्स है, राइट, यही तो हमने किया कि बस स्टोर कर लिया हर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट, और अगली बार जब भी हम उसको सॉल्व करें तो बस देख रहा हूँ कि भाई वो सोल्यूशन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, अगर हाँ तो सीधा सीधा उसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली ये 2-3 लाइन ऐड करने के बाद ये मेरा DP का सोल्यूशन हो गया, विच इज़ वेरी मच ऑप्टिमल। So this is the right way to approach DP problems. Okay, so now I hope this is clear. Now let's move on to the next method, bottom up with tabulation. Friends, जैसे कि हमने इंट्रो टू DP वीडियो में देखा था कि बॉटम अप विद टैबुलेशन भी सेम कंसेप्ट पे ही वर्क करता है। इट ट्राइज टू अवॉइड द सॉल्विंग सेम सब प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, राइट। सो इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि हम एकदम छोटे सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उससे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी दिस, बट अगेन जो हमारा कंसेप्ट है वो सेम ही है, तो हमारा हर सब प्रॉब्लम वैसे ही होने वाला है, DP ऑफ I और रिमेनिंग कैपेसिटी, जिसका मतलब है कि ith आइटम तक के मैं आइटम्स देख सकता हूँ, ith इंडेक्स तक के आइटम मैं देख सकता हूँ और इतनी मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अगेन द सेम कंसेप्ट कि मेरे को 2 सब प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, या तो मुझे ith इंडेक्स वाला जो आइटम है उसको सिलेक्ट करना है, या तो ith इंडेक्स वाले जो आइटम है उसको मेरे को स्किप करना है। अगर मैं स्किप करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है मैंने इस आइटम को नहीं सिलेक्ट किया, तो तुम मुझे बताओ कि यार अगर इससे पहले वाले इंडेक्स के आइटम तक और विद द सेम कैपेसिटी क्या मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकते थे, ठीक है, ये मुझे बताओ। और अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो आइटम को तो ऑब्वियसली आपको उसका प्रॉफिट तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। आपने उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया, पर फिर आप पूछ रहे हो कि यार ठीक है मैंने इसको तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, पर अब मुझे बताओ इसका प्रॉफिट भी मैंने ऐड कर दिया, बट अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस आइटम को सिलेक्ट ना किए बिना लाइक I-1 इंडेक्स तक और कैपेसिटी, राइट, क्योंकि आपने इस आइटम को सिलेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली कैपेसिटी उसने कुछ कंज्यूम कर ली, तो अभी रिमेनिंग कैपेसिटी में से आप इसका वेट माइनस कर दो और आप बोलो कि भाई बताओ मुझे कि मैंने इसका प्रॉफिट तो ऐड कर दिया, बट अब मुझे बताओ कि जो भी रिमेनिंग आइटम्स थे इससे पहले वाले I-1 इंडेक्स तक और विद दिस कैपेसिटी उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या डिराइव हो रहा है। तो आपने ये दोनों सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर आप देखोगे कि यार दोनों में से किस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव हो पा रहा है, दैट विल बी योर सोल्यूशन, राइट। तो फ्रेंड्स यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हम इस प्रॉब्लम को टैबुलेशन के साथ सॉल्व करते हैं, और हम ये टेबल भी मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आप विजुअलाइज कर सको और आपके लिए चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सो यहाँ पे वर्टिकली मैंने सारे आइटम्स हैं जो आई इंडेक्स से मैं डिनोट कर रहा हूँ। 0 मतलब मैंने 0th इंडेक्स तक देख लिया है, 1 मतलब मैंने 1 इंडेक्स तक देख लिया है, 2 इंडेक्स तक देख लिया है, 3 इंडेक्स तक देख लिया है, राइट। और फिर यहाँ पे हर आइटम का रिस्पेक्टिव वेट है और यहाँ पे मेरे पास हर आइटम का रिस्पेक्टिव प्रॉफिट है, और हॉरिजॉन्टली मेरे पास रिमेनिंग कैपेसिटी है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से और फाइनली जो भी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 7 वहाँ तक जा रहा है, राइट।
तो जैसे कि हमने बोला था कि टैबुलेशन में हम सबसे छोटे सब प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम कि जब हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी ज़ीरो है, राइट। अगर मेरे पास नैपसैक में कोई कैपेसिटी नहीं है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई कौन सा आइटम मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं कोई प्रॉफिट डिराइव ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो नैपसैक में कैपेसिटी ही नहीं है उस आइटम को ऐड करने की। तो सीधा सीधा आपकी जब रिमेनिंग कैपेसिटी ज़ीरो है तो मैं ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली लिख सकता हूँ, राइट। अब मैं देखता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट आइटम देखा, यानी कि ए आइटम तक मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं अपने नैपसैक में डाल सकता हूँ। पर मैं तभी डाल सकता हूँ जब मेरे नैपसैक में कैपेसिटी उतनी हो। तो जब मेरे नैपसैक में कैपेसिटी 1 है और तो इस जो फर्स्ट इंडेक्स का आइटम है ए, उसकी भी तो वेट 1 है, तो यानी मैं उसको नैपसैक में डाल सकता हूँ, राइट। तो ऑब्वियसली उससे हमारा वेट जो भी प्रॉफिट है वो 1 हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि मैंने इसको डाल दिया। फिर अगर मेरा वेट अब इससे ज़्यादा बढ़ भी जा रहा है 2, 3, 4, 5, राइट, पर मैं तो एक ही बार डाल सकता हूँ ना इस आइटम को ए। तो भले ही इस आइटम यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटी 1 से ज़्यादा है पर मैं एक ही बार तो इस आइटम को डाल सकता हूँ, तो यानी मैं एक ही बार डालूंगा तो मेरे को मिलेगा प्रॉफिट 1 ही। अगर 3 भी कैपेसिटी है तो मैं आइटम को डाल सकता हूँ तो मेरे को मिलेगा प्रॉफिट 1। फिर 4 है तो मैं डाल सकता हूँ वापस से 1। 5 है कैपेसिटी तो भी मैं ए को डाल सकता हूँ। 6 है तो भी डाल सकता हूँ। 7 भी है तो भी डाल सकता हूँ। तो इन ऑल दिस केस जो भी मेरी प्रॉफिट होगी वो 1 रहने वाली है। अब हम आते हैं सेकेंड आइटम की ओर देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड आइटम बी। अब मैं बी को क्या, जब मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी 1 है, क्या मैं बी को इसमें डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि बी का वेट ही 2 है, राइट। सो इसका मतलब मैं नहीं डाल सकता। तो जो भी इससे पहले वाला था, राइट, कि भाई इससे पहले वाला क्या था प्रॉफिट, जब मैंने बी को नहीं देखा, सिर्फ एक तक देखा था, तो वो था 1। तो मैं सीधा सीधा 1 यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। बट जब मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी हो जाती है 2, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको डाल सकता हूँ, राइट, बी आइटम को डाल सकता हूँ या फिर नहीं डाल सकता। अगर मैं स्किप करता हूँ, राइट, जो हमारा ये इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये है स्किप, ठीक है, और ये है मतलब कि जब मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्किप करता हूँ बी को डालना, मतलब क्या कि i-1 और सेम रिमेनिंग कैपेसिटी, तो i-1 यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्रॉफिट मिलेगा मेरे को अगर मैं स्किप करता हूँ। बट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को उसका प्रॉफिट ऐड करना है, राइट। तो उसका प्रॉफिट कितना है? 6 प्लस रिमेनिंग आइटम्स का जो भी हमारा प्रॉफिट बनता है। तो रिमेनिंग आइटम क्या था? i-1 और रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आई। तो इधर वेट ऑफ आई कितना था? 2 था, तो यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, तो यानी ये वाला सेल, तो ये वाला सेल 0 है, तो यानी 6 प्लस 0 यानी 6 प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट बन रहा है 6, और अगर आप स्किप कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट बन रहा है 1, राइट। तो ऑब्वियसली मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 स्टोर कर लूँगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मेरा रिमेनिंग कैपेसिटी है 3। अगर मैं बी को स्किप करता हूँ तो मेरी प्रॉफिट बनता है 1, बट अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉफिट बनता है, पहले तो उसका प्रॉफिट ऐड करूँगा 6 प्लस इधर से मैं माइनस कर दूँगा रिमेनिंग कैपेसिटी से 2, तो ये होता है 1। तो इसका मतलब 6 प्लस 1 विच इज़ 7। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास नैपसैक है 3 कैपेसिटी का, तो आप ए और बी दोनों डाल सकते हो, राइट। तो उन दोनों का वेट हो जाएगा 3 और उनका प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा 7, इसीलिए यहाँ पे 7 बन रहा है, करेक्ट। अब अगर मैं फोर्थ वाले रिमेनिंग कैपेसिटी पे जाता हूँ तो अगेन सेम थिंग कि मैं यार इसको स्किप कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट बनेगा 1। बट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 6 प्लस यहाँ से माइनस ये कर दो, कितना था रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ 5, मतलब 4 माइनस 2 2 1, तो 6 प्लस 1 7, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे अगर स्किप करता हूँ तो 1, सिलेक्ट करता हूँ तो 6 प्लस 5 माइनस 2 3, यहाँ पे 6 प्लस 1 7। वैसे यहाँ का भी 7 आने वाला है, यहाँ का भी 7 आने वाला है, करेक्ट। अब मैं देखता हूँ थर्ड आइटम सी। तो अगर मैं सी को, यहाँ पे सबसे पहले इसका वेट 3 है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि भाई अगर आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी 1 है तो मैं इसको यूज़ ही नहीं कर सकता। तो जो ऊपर वाला प्रॉफिट था, राइट, इसको देखे बिना वही मेरा प्रॉफिट रहेगा, तो ये हो जाएगा 1। और वैसे ही कैपेसिटी जब 2 है तो भी मैं इसको नहीं डाल सकता, तो भी जो ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट था इसको देखे बिना वही इधर भी आ जाएगा 6। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट, दो चीज़ें हैं वापस। अब रिमेनिंग कैपेसिटी 3 है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्किप करूँ या तो मैं सिलेक्ट करूँ, राइट। तो
तो अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो मेरी प्रॉफिट बनती है 7, पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका प्रॉफिट मैं ऐड करूँगा 10 प्लस रिमेनिंग कैपेसिटी में से माइनस कर दो जो भी इसका वेट था 3, तो ये होता है 0। तो 10 प्लस 0 इज़ 10। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 10 हो रहा है, राइट। तो मैं 10 लिखूँगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरी रिमेनिंग कैपेसिटी है 4। अगर मैं स्किप करता हूँ तो मेरे को 7 का प्रॉफिट होगा, बट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉफिट जो है इसका है 10 प्लस यहाँ से माइनस कर दूंगा मैं इसका वेट 3, तो ये 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट बन रहा है। तो 1 प्लस 10 यानी 11 का प्रॉफिट बनेगा मुझे, करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास है रिमेनिंग कैपेसिटी 5। तो अगर मैं स्किप करता हूँ तो 7, सिलेक्ट करता हूँ तो 10 प्लस 5 माइनस 3 इज 2, तो 10 प्लस 6 16 बन रहा है यहाँ पे। अगेन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं स्किप करता हूँ तो 7, सिलेक्ट करता हूँ तो 10 प्लस 6 माइनस 3 इज 3 7, तो यहाँ पे 17 का प्रॉफिट बन रहा है, जो 7 से ज़्यादा है, तो यानी कि 17 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगेन जब मेरे पास रिमेनिंग कैपेसिटी है 7, तो मेरे पास या तो मैं स्किप करूँगा तो 7 बनेगा प्रॉफिट, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका प्रॉफिट बनेगा 10 प्लस 7 माइनस 3 इज 4, तो इस 4 यहाँ पे मिल रहा है मेरे को 7, तो यानी 10 प्लस 7 17, यहाँ पे मेरे को 17 मिलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, जो कि है हमारा आइटम डी। अब इसका वेट है 5, ठीक है। तो इससे पहले वाले तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता इसको, राइट। इससे अगर कैपेसिटी कम है तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता इस आइटम को, तो सीधा सीधा ऊपर वाले की जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा था इसे देखे बिना वो मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11। अब जब मैं 5 कैपेसिटी पे आता हूँ, रिमेनिंग कैपेसिटी, तब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा इधर तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा 16 का, बट अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे पहले इसका प्रॉफिट ऐड करना है और फिर देखना है कि इसको देखे बिना उससे कम वेट में मेरा कितना प्रॉफिट मैक्सिमम बन रहा था। तो इसमें मैंने पहले इसको स्किप किया तो 16 बन रहा है, और सिलेक्ट किया तो 16 का प्रॉफिट ऐड किया, प्लस जो भी इसको देखे बिना जो भी प्रॉफिट बन रहा था फॉर दिस वेट, वट इज 5 माइनस 5 इज 0, तो 0 बन रहा है। तो दोनों केस में मेरा प्रॉफिट क्या बन रहा है 16, तो मैं इसको 16 रख दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्किप करता हूँ तो प्रॉफिट बनता है 17, अगर सिलेक्ट करता हूँ तो 16 प्लस यहाँ से मेरे को 5 माइनस करना है 1, तो 17 बन रहा है। 16 प्लस 1 17, करेक्ट। अब मैं लास्ट आइटम पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं स्किप करता हूँ तो प्रॉफिट बनता है 17, बट अगर मैं इस आइटम को नैपसैक में डालता हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट बनेगा 16 प्लस रिमेनिंग कितना है 7 माइनस 5 इज 2, तो यह है 6, राइट। तो 6 प्लस 16 इज 22। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि ये हमारा क्या है कि हमने ये है डी पी ऑफ n-1, मतलब कि मैंने सारे इंडेक्स के आइटम देख लिए और द कैपेसिटी इज 7, राइट, जो कि आपको इनिशियली कैपेसिटी दी थी। तो दिस विल बी माई आंसर। गाइज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने इस बॉटम अप विद टैबुलेशन से सीखा क्या? हमने ये सीखा कि बॉटम अप विद टैबुलेशन में हम सबसे छोटे सब प्रॉब्लम जो कि बहुत ईजी होते हैं उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं इस टेबल में। जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने ये जो कैपेसिटी 0 थी तो हमने उसको डायरेक्टली स्टोर कर दिया। फिर हमने सिर्फ फर्स्ट आइटम देखा और फिर हमने देखा कि हम उसको ऐड कर सकते हैं हमारे नैपसैक में, तो सीधा सीधा उसको ऐड करके उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया इसमें, राइट। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया। फिर हम आगे फिर बेसिकली हम छोटे से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और जब भी हम किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जब भी इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे पता है कि मैं इससे छोटे सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आया हूँ, और अगर मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए तो मैं जब इसको स्किप कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसको रेफ़र कर रहा था, और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका प्रॉफिट 10 प्लस ये वाला प्रॉफिट, राइट, रिमेनिंग कैपेसिटी माइनस जो भी इसका वेट था 3, तो 3, तो ये दोनों सब प्रॉब्लम को यूज़ करके मैं ये वाला सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, राइट। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पता है कि मैं उससे छोटे सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आया हूँ, और मेरे को जब इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं उसको यूज़ रेफरेंस कर लूँगा, राइट। वैसे ही जब मैं फाइनल वाले पार्ट पे आया, राइट, जब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए था तो मैं अगर उसको स्किप करता हूँ तो इसका मतलब कि मेरे को या तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या फिर 16 प्लस जो भी इसका वेट था 7 माइनस 5 इज 2, तो ये तो 16 प्लस 6 22। तो बेसिकली मैंने ये वाले दो सब प्रॉब्लम रेफर किए टू गेट एन आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम,
राइट। सो बॉटम अप विद टैबुलेशन में यही चीज़ हो रही है कि हम एकदम छोटे सब प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं और फाइनली हम अपने मेन प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, जो कि हमारे ये बॉटम कॉर्नर पे बन रहा है उसका आंसर। तो चलो फ्रेंड्स, इसका अब हम कोड देख लेते हैं। तो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉफिट का अरे दिया गया है, वेट का अरे दिया गया है और नैपसैक की कैपेसिटी दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। फिर मैं ये 2D अरे बना लेता हूँ जिसमें हमको हर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टोर करना है, राइट। उसके बाद हम सबसे छोटे सब प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करें। तो जब हमारी कैपेसिटी ही ज़ीरो है तो सारे आइटम्स के लिए हमारा प्रॉफिट तो ज़ीरो ही होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटी ही ज़ीरो है तो हम आइटम ही ऐड नहीं कर सकते। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, राइट। तो ये पर्टिकुलर कॉलम पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब पहला आइटम देख रहे हैं तो उसका प्रॉफिट हम तभी ऐड कर सकते हैं जब हमारे नैपसैक की कैपेसिटी उस आइटम को स्टोर करने लायक हो। तो हमने ये पहला रो फिल कर रहे हैं। तो ये रो फिल में मैं वही कर रहा हूँ कि अगर हमारा जो फर्स्ट आइटम का वेट है अगर वो कैपेसिटी से कम या इक्वल है तो मैं उसका प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये हमने वो कर दिया। तो एक बार हमारा ये रो पूरा फिल हो गया, राइट, ये पूरा कॉलम फिल हो गया। अब हम यहाँ के रिमेनिंग सेल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था वो हमने कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट, कि या तो हम उस आइटम को स्किप करेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट आता है और अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो वही हम क्या कर रहे हैं, हर सेल पे इटरेट कर रहे हैं। फिर मेरे को स्किप प्रॉफिट और सिलेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट। और सिलेक्ट प्रॉफिट मैं तभी फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर वो आइटम का जो वेट है वो अभी जो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी है उससे कम या इक्वल है, तभी तो मैं उस आइटम को सिलेक्ट करके नैपसैक में डाल सकता हूँ, राइट। तो उस केस में अगर ऐसा है तो मैं सिलेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट। और उसके बाद स्किप प्रॉफिट फाइंड आउट करता हूँ यूजिंग दिस। तो एक बार मेरे पास सिलेक्ट प्रॉफिट और स्किप प्रॉफिट है तो उन दोनों में से जिसमें भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वही तो मेरे उस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से मैं DP ऑफ IJ में उसको स्टोर कर लेता हूँ। तो एक बार मैंने ये पूरी प्रोसेसिंग कर दी, राइट, ये पूरा सेल मेरा प्रोसेस हो गया। तो यही तो है फाइनल वाला जो मेरा आंसर होने वाला है, जिसमें मैंने सारे आइटम्स देख लिए और मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है जो कि है 7। तो वही मैं एज एन आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो ये होगा इस बॉटम अप विद टैबुलेशन का कोड। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सोल्यूशन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 फॉर लूप है जिसके अंदर हम सिर्फ पुराने सब प्रॉब्लम्स को रेफरेंस कर रहे हैं और उसमें से मैक्स निकाल रहे हैं। तो ये सिर्फ O(1) ऑपरेशन ही हो रहे हैं हर सेल के लिए, और ऐसे हमारे पास N(C) सेल्स है, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(NC). एंड व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे कोई रिकर्शन तो है नहीं, तो कोई रिकर्सिव स्टैक होगा नहीं, बट यहाँ पे हम एक 2D अरे बना रहे हैं, राइट, ऑफ स्पेस N(C). सो बस हम उसी को तो पॉपुलेट कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं नहीं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(NC). वैसे आप इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ना और ऑप्टिमाइज़ करके O(C) भी बना सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो तो मैं हमेशा सिर्फ उससे पहले वाले रो को ही रेफरेंस करता हूँ। लाइक अगर मैं इस सेल का आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो जो सब प्रॉब्लम मैं रेफरेंस करने वाला हूँ वो पिछले वाले रो में ही लाई करता है, उससे पहले वाले रो को हमें मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके हम सिर्फ एक रो के साथ भी चल सकते हैं और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(C) कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू कैन ट्राई। फ्रेंड्स, हमने 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम एकदम डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न डिफाइन करता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे DP के प्रॉब्लम है जो कि स्लाइट वेरिएशन है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम के, और उनको भी सिमिलर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम ने क्या पैटर्न डिफाइन किया है ये हम समझ लेते हैं। तो रेफरिंग बैक टू 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम ओनली, तो हमें क्या दिया था, राइट। तो हमको 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में एक अरे ऑफ आइटम्स दिया गया था, राइट, जिसमें हर आइटम की एक प्रॉफिट और वेट 2 प्रॉपर्टी थी, राइट। तो वो प्रॉपर्टी को छोड़ दो अभी के लिए, बट हमको दिया क्या गया था, हमको दिया गया था एक अरे ऑफ आइटम्स, राइट। और फिर हमको दिया गया था एक नैपसैक जिसकी कोई एक मैक्स कैपेसिटी थी C, और हमको बोला गया था कि तुमको ऐसे आइटम सिलेक्ट करके इस नैपसैक में डालना है सच दैट कि ये नैपसैक ओवरफ्लो ना हो और तुम्हारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सको तुम उससे, राइट। सो हर आइटम पे हमको क्या चॉइसेस थी, राइट। या तो हम उसको सिलेक्ट करके अपने नैपसैक में डाल सकते थे,
या तो हम उसको स्किप कर सकते थे, राइट। सिमिलरली हम दूसरा आइटम देखते तो शायद हम उसको सिलेक्ट कर सकते थे या तो स्किप कर सकते थे। और इसी तरीके से हम हर आइटम के पास हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते थे या फिर हम उसे स्किप कर सकते थे। वैसे ही फाइनली हमारे लास्ट आइटम को भी या तो मैं सिलेक्ट करके नैपसैक में डाल देता या तो मैं स्किप कर देता, नहीं डालता। तो अगर लेट्स से कि शायद जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था जिससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट आए, उसके लिए शायद मैंने फर्स्ट आइटम को स्किप किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, थर्ड को स्किप किया, फोर्थ को सिलेक्ट किया, फिफ्थ को सिलेक्ट किया और लेट्स से सिक्स्थ को स्किप किया। तो शायद ये जो 3 कॉम्बिनेशंस थे ये सिलेक्ट करके नैपसैक में डालने पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था, राइट। तो ये हमको एज अ आंसर हमारा ये 3 कॉम्बिनेशन हमारा आंसर था, राइट। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए हमारी क्या इक्वेशन बन रही थी। तो जैसे अगर मैं कोई भी बोलूँ, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था, राइट, डीपी ऑफ आई ये इंडेक्स था और ये कैपेसिटी थी। तो हर इंडेक्स ऑफ आइटम के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता था या तो मैं उसे स्किप कर सकता था, राइट। अगर मैं उसे सिलेक्ट करता तो मैं कौन से सब प्रॉब्लम को रेफरेंस कर रहा था, मैं कर रहा था डीपी ऑफ आई -1 और कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आई, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम मैं रेफ़र कर रहा था जब मैं सिलेक्ट कर रहा था। और जब मैं स्किप कर रहा था मैं कौन से सब प्रॉब्लम को रेफ़र कर रहा था, मैं सीधा सीधा डीपी ऑफ आई -1 और कैपेसिटी सी वही रहने दे रहा था, क्योंकि मैंने उसको स्किप कर दिया तो इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये 2 सब प्रॉब्लम को रेफ़र कर रहा था टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में हो रहा था। और यही वो पैटर्न है गाइस कि 0-1 नैपसैक पैटर्न में क्या होगा ना कि आपको एक अरे ऑफ आइटम्स दिया जाएगा और आपको कुछ एक मैक्स लिमिट दी जाएगी, राइट। और आपको बोला जाएगा कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जिससे कि कोई एक कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिमिट आपको मीट करनी है, राइट। ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो मैक्स की बात हो रही है, पर ज़रूरी नहीं है मैक्स ही हो, कोई और कंडीशन भी हो सकती है, राइट। सो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास अरे ऑफ आइटम्स होगा, हर आइटम के लिए आपके पास चॉइस होगा, या तो आप उसे सिलेक्ट करो या तो आप स्किप करो, और फिर आपको वो कंडीशन जो कैपेसिटी को लेके बनती है वैसे आपको कुछ मीट करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ऐसा कोई पैटर्न देखोगे कि आपको अरे ऑफ आइटम्स दिया गया है और आपको एक मैक्स लिमिट दी गई है और आपके पास हर टाइम ऑप्शन है कि भाई आपको या तो सिलेक्ट कर सकते हो या तो स्किप कर सकते हो, और एक आइटम को आप एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा सिमिलर चीज़ कुछ दिखेगा प्रॉब्लम में तो आप समझ जाना भाई ये तो 0-1 नैपसैक पैटर्न है और मुझे पता है कि 0-1 नैपसैक पैटर्न में कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सिमिलर सोल्यूशन ही इसमें लगाना है। तो आप यहाँ पे वापस से यही चीज़ आप रेफ़र कर सकते हो कि हाँ भाई जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं ये चीज़ रेफ़र कर लूँगा, ये सब प्रॉब्लम रेफ़र कर लूँगा, और अगर मैं किसी आइटम को स्किप कर रहा हूँ तो मैं ये वाला सब प्रॉब्लम रेफ़र कर दूँगा। सो गाइज़, अभी भले ही आपको ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो क्योंकि हमने एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ऐसा देखा नहीं, राइट, बट अभी के लिए मैं आपको ये बस पैटर्न से अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको आइटम का अरे दिया गया है, कोई लिमिट दिया गया है और आपको हर आइटम के पास एक चॉइस है कि आप एक बार सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो और एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको समझ जाना है कि ये 0-1 नैपसैक पैटर्न है और इसका सोल्यूशन भी एकदम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम की तरह ही सिमिलर होने वाला है। और जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम में जाएंगे, जब कोई प्रॉब्लम ये पैटर्न मीट करेगा तो मैं वापस से आपको ये स्क्रीन दिखाऊंगा और तब आपको चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी जो मैं बोल रहा हूँ। बट अभी के लिए आप बस अवेयर रहो कि ये हमारा एक 0-1 नैपसैक पैटर्न है। फ्रेंड्स, हमने 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में सॉल्व किया है और अब हम 0-1 नैपसैक पैटर्न से अवेयर भी हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ ऐसे डीपी के प्रॉब्लम्स जो 0-1 नैपसैक पैटर्न में लाई करते हैं, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि अब इन डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना ईजी हो गया है। इन दी एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके लाइक और कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड द सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज़, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर हाँ आपके कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, bye bye।